जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर ख़याम और आज मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, साइकोलॉजिस्ट काशिफ अली शाह साहब। तो आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और इनके लाइफ के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने मुश्किलों से गुजर के यहाँ तक ये मकाम हासिल किया है और ये नौजवानों में बहुत ज़्यादा जो है वो इन है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी काशिफ भाई, ये जो सफ़र आपने किया इसमें कौन कौन सी मुश्किलात आई, कहाँ से स्टार्ट लिया और यहाँ इस मकाम तक जो आप नौजवानों में इतने ज़्यादा मशहूर हैं, इतने ज़्यादा इन हैं, कैसे पहुँचे? सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया आपका, आपने मुझे बड़े अलकाब से नवाजा। और सबसे पहली चीज़ तो इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद बंदे की मेहनत आती है। लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो बंदे की मेहनतें कुछ नहीं कर सकती। और मेरा इस बात पे भी मानना है कि अल्लाह कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं करता। अल्लाह कभी भी किसी बंदे की मेहनत ज़ाया नहीं करता। सफ़र मुश्किल था क्योंकि मैं किसी अमीर माँ बाप का बच्चा नहीं था, ठीक है, अमीर माँ बाप का बेटा नहीं था, मेरे को हाई स्टैंडर्ड के दोस्त नहीं थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो थी मैं समझता हूँ गॉड गिफ्टेड थी कि मुझे चंद साथी, मुखलिस साथी, जैसा कि मेरे मैनेजर साहब हैं, मुजम्मिल साहब, उस्मान साहब, अलामा वसीम साहब, मुझे एक मुखलिस साथी मिल गए। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा है जो आपको मुखलिस साथी मिल जाए और जो आपके ख्वाब को लेके चलें। स्टार्टअप किया एक कमरे से, ठीक हो गया, अच्छा, एक कमरे से स्टार्टअप करा, ठीक है। और मुझे आज भी याद है जब मेरा फर्स्ट डे था तो हम लोगों ने 6 बेंच परचेज़ किए। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी नौजवान मेरा ये इंटरव्यू देखने के बाद ये ना सोचे कि अगर मेरे पंखे में से कर की आवाज़ आ रही है तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। ना, ये बात नहीं है, ठीक है ना। जब आपको ठोकरें एंड तक पहुँचा दें और जब आप कहीं अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से असली कामयाबी शुरू होती है। अच्छा काशिफ साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, सक्सेस के लिए ठोकर खाना ज़रूरी है? सर देखें, जब तक आपको किसी चीज़ की कदर नहीं होगी ना उमर भाई, तो आपको पता ही नहीं लगेगा वो चीज़ मेरे पास आ गई है, ठीक है। ठोकर आपको ये एहसास दिलाती है कि कामयाबी ज़रूरी कितनी है। जब कोई चीज़ देखें, आप पानी तब पीते हैं जब प्यास लगती है, ठीक है। जब आपको प्यास ही नहीं लगेगी आप पानी कैसे पियोगे? तो ठोकर ज़रूरी है ये बताने के लिए कि भाई कामयाब हुए बगैर दुनिया जीने नहीं देगी। काशिफ भाई, आप मुझे इसमें से भी कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन तो निकल सकते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, ठोकर से क्या मुराद है? किस तरह की ठोकर इंसान को रास्ते पे लगाने के लिए काफ़ी होती है? किसी का छोड़ जाना, मोहब्बत में नाकामी, किस तरह की ठोकर? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ी ठोकर ये होती है कि इंसान को ये एहसास हो जाए, सबसे बड़ी ठोकर ये होती है कि इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि भाई मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। ये एक ठोकर होती है ना, जब आपको ठोकर लगती है तो आपको होश आता है यार कि मैंने तो किसी इंसान की ज़िंदगी बदल के जाना था, मैंने किसी इंसान की ज़िंदगी बदल के जाना था। देखिए, मोहब्बत में छोड़ जाना, कारोबार में नुकसान होना, कोई दोस्त आपको चीट कर जाए, ये तो चलती रहती हैं चीज़ें। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ठोकर बेदारी है कि आपको किसी चीज़ ने बेदार कर दिया, तो समझ लें ये ठोकर। और ये ठोकर अल्लाह की तरफ से होती है। कई बंदों की ज़िंदगियां गुजर जाती हैं लेकिन वो अपनी जो मंजिल मकसूद है उस तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा काशिफ भाई, आप इतनी छोटी सी उम्र में इस मकाम तक पहुंची हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कितने सालों पे आपका जो स्ट्रगल है वो मुहित है? सर मैं तो समझता हूँ जब मैं 13 साल की उम्र का था और मेरे एग्ज़ाम थे, मुझे आज भी याद है, ठीक है, मेरा 9th क्लास का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, मैंने मज़दूरों के पीछे दिहाड़ी लगाई थी, ठीक है। और क्योंकि मुझे पूरा वीक जो है वो छुट्टी करनी पड़नी थी काम पे। मैं जॉब भी करता था 9th क्लास में और साथ में मैं अपने पेपर भी दे रहा था, स्टडी कर रहा था। अब क्योंकि 7 दिन मैं जॉब पे नहीं जा सकता था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो एक दिन पहले दिहाड़ी लगाई। वो दिहाड़ी मेरे लिए ठोकर थी। और जब वो दिहाड़ी लगाने के बाद मुझे आधे पैसे ये कह के दिए गए कि बच्चा है, तुमने तो काम ही आधा किया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी ठोकर थी और वो बेदारी थी मेरे लिए कि नहीं, माशरे में अगर आपने जीना है ना तो अपनी पहचान इतनी बड़ी करो कि आपको अपना नाम ना बताना पड़े। अच्छा ठोकर भाई, ठोकर जब लगती है काशिफ भाई तो उसमें बंदे की चीखें निकल जाती हैं, जो सीना है वो भी छली हो जाता है, आपको रोने का दिल करता है और आप रो भी नहीं पाते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा वक्त? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब तक इंसान टूटता नहीं है उसको जुड़ने की वैल्यू का एहसास नहीं होता। वाक़यात हुए और सबसे बड़ा वाक़या जो मैं बताना चाहूँगा वो यही है कि एक टाइम मुझ पे वाकई ऐसा आया कि मैं काशिफ अली शाह बात कर रहा हूँ, जो आज लोग मेरे बारे में कहते हैं मैं लव गुरु हूँ, मेरे साथ टैग जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम था कि जब मुझे भी पागल खाने का मुंह देखना पड़ा था, ठीक है।
तो मैं समझता हूँ कि जिस सिचुएशन से इंसान गुजरा ना हो उस सिचुएशन को वो बेहतर डील नहीं कर सकता। और मुझे वो जो आपने बात की ना सीने में दर्द और इंसान का सीना छलनी हो जाता है, उससे निकालने वाली सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो ये थी कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज़ होता है ना, तो वो उसको किसी ऐसी चीज़ की चाहत के पीछे डाल देता है जो कभी उसकी थी नहीं। और जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है ना, तो वो उसकी दुनिया से, उसकी ज़िंदगी से दुख और दर्द अलहदा कर देता है। सही। काशिफ भाई, अब आपने जैसे अभी कहा कि आपको भी पागल खाने का मुंह देखना पड़ा, वो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें, इसलिए कि वो मोटिवेशन है नौजवानों के लिए जो चाहते हैं कि रात को गरीब उठें, सोएं और सुबह उठें तो करोड़पति हों। थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालिएगा। हाँ, आज हर बंदे को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। जी बिल्कुल। सुबह उठूँ तो एक बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, बहुत सारे लोग चाहिए वो हाथ हिलाएं, ठीक है ना। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आज किसी इंसान की लोग तकरीम कर रहे हैं ना, किसी का हाथ चूम रहे हैं, किसी के साथ सेल्फी उतार रहे हैं, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, कोई हाथ हिलाता है तो करोड़ों लोग, लाखों लोग उसके आगे खड़े होते हैं, तो उसके लिए उसने बड़ी स्ट्रगल करी है, बड़ी। सर मेरी ज़िंदगी में लव फेलियर हुआ, मेरी अपनी ज़िंदगी में लव फेलियर हुआ, और मुझे आज भी याद है कि वो लास्ट जो लाइन थी कि खाली शक्ल अच्छी होने से ना ज़िंदगी नहीं गुजरती, ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं वो इंसान नहीं बनूंगा जो मंथ के बाद पैसे लेता है, मुझे कम से कम वो इंसान बनना है जो अपने मिनटों के हिसाब से चार्ज करता है। और मैंने किया, लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा खाली पैसा कमाना तो कामयाबी था ही नहीं। कामयाबी तो है किसी इंसान की ना मरने से पहले आप लाइफ चेंज कर दो, वो कामयाबी। और नौजवानों को मैं आज ये कहना चाहूँगा कि ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। एक आदमी था, उसने 2 बीज बादाम के लिए और उसको ज़मीन में बो दिया, ठीक है। दोनों को उसने पानी दिया, दिन रात पानी दिया। तो एक बीज कहता है कि मेरा मालिक ना मुझसे बड़ा प्यार करता है, दूसरे बीज से कह रहा है बड़ा प्यार करता है, मैं ना देखना बड़ा होऊंगा और इसको फल दूंगा, छाँव भी दूंगा। दूसरा बीज खामोश रहता है। कुछ दिनों बाद वो पहला जो बीज है वो एक पौधा बन जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरा वैसे ही रहता है। कुछ टाइम बाद वो एक दरख्त बन जाता है, 15-20 फुट उसकी हाइट हो जाती है। दूसरा बीज का बीज ही रहता है, ठीक है। एक दिन वो जो दरख्त होता है उस बीज से कहता है कि तुम कितने एहसान फरामोश हो, मालिक ने इतनी मेहनत की, ठीक है, फल क्या देना, तुमने तो एक तना नहीं निकाला, ठीक है ना। वो फिर खामोश रहता है। सर साल गुजर जाता है, 2 साल 3 साल, सर 5 साल बाद दूसरे बीज में से एक पौधा निकलता है, और देखते ही देखते 3 माह के अंदर अंदर वो दूसरा जो बीज होता है वो 90 फुट का एक दरख्त बन जाता है, 90 फुट का एक दरख्त बन जाता है। और फिर वो जवाब देता है उस 20 फुट को कि तुमने 20 फुट पे जाना था, तुम 1 साल में बड़े होगे, मैंने 90 फुट पे जाना था, इसलिए 5 साल मुझे अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ी। ख्वाब बड़े हैं तो टाइम भी लगेगा, शॉर्टकट नहीं होता। यानी काशिफ भाई अभी कहना चाह रहे हैं कुछ बनो, देर से ही बनो बेशक। बिल्कुल सर, देखें बात असल में ऐसी है कि कामयाबी भी ना अल्लाह की स्कीम की तरह होती है, अल्लाह की स्कीम की तरह। मैं कुरान का एक बड़ा मशहूर वाक़या वो यहाँ पे बताऊँगा कि देखें अल्लाह की कुछ ना स्कीमें होती हैं, और कहते हैं कुदरत की हिकमत को कोई इंसान नहीं समझ सकता। जो कुदरत की हिकमत को समझ लेता है वो वली होता है। जो बंदा कुदरत की हिकमत को समझ लेता है इंसान, वो वली हो जाता है। अब देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है, ठीक है। हज़रत यकूब है वक्त के नबी, हज़रत यूसुफ हैं आने वाले वक्त के नबी। दोनों को पता लग गया हज़रत यूसुफ ने बादशाह बनना है, लेकिन कैसे बनना है, हिकमत किसकी है, अल्लाह की। 2 किलोमीटर दूर हैं हज़रत यूसुफ कुएं के अंदर, हज़रत यकूब को खुशबू नहीं आती। स्कीम किसकी चल रही है, अल्लाह की। भाइयों को पता लग जाता अगर कि इस कुएं में जाना मिस्र की बादशाही देगा, तो वो लड़ाई करते कि मुझे कुएं में फेंको, लेकिन अल्लाह की स्कीम थी। सर फिर महल में पहुंच गए, और उस महल से जेल तक का सफ़र, फिर उस जेल में कैदी को रहा करवाया, ख्वाब की तबीर बताई और जाके कहा तुम ना बादशाह को मेरा बताना। शैतान ने क्या किया, भुला दिया। अब शैतान यहाँ पे टूल की तरह यूज़ हो गया। भुलाया किसने, अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह की स्कीम थी। उस टाइम बादशाह आता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सवाली थे, अल्लाह को मंजूर ना था कि मेरा नबी सवाली बनेगा, ठीक है। फिर जब ख्वाब आया वो आया, ठीक है ना, आपकी बेगुनाही भी साबित हुई। अब तख्त पे बैठे, फिर भाई आए, आपने अपना कुर्ता दिया, कहा कि तुमने यही कुर्ता दिखा के कहा था अब्बा को कि यूसुफ नहीं रहा और मेरे अब्बा की आंखें चली गई, आज ये लेके जाओ, उनकी आंखें वापस आ जाएंगी। सर वो कुर्ता कन्नान के सहरा में भी जाता है, तो यूसुफ हज़रत याकूब क्या फरमाते हैं, इन्नी आजिदु रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे दीवाना ना को ना तो मैं एक बात कहूँ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। स्कीम किसकी, अल्लाह की। 2 किलोमीटर बाद 2 किलोमीटर दूर यूसुफ खुद थे, सर खुशबू नहीं आई, खुशबू नहीं, सही। अब सर सहरा है, हज़ारों किलोमीटर है, खुशबू आ गई। खुशबू सर जब आपको कुछ समझ ना आए ना, तो एक दफ़ा सजदे पे सर रखते हैं। यानी काशिफ भाई अब ये जो सफ़र है आपका,
अब मुझे थोड़ा सा बताएंगे आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, लड़कियां ज़्यादा आती हैं, लड़के ज़्यादा आते हैं, जो डिस्टर्ब होते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं? देखिए उमर भाई, जी। वैसे तो मिक्स है, लेकिन ज़्यादा तादाद लेडीज़ की है। लेडीज़ ठीक है, क्योंकि जितने एनजाइटी, डिप्रेशन और ज़हनी अमराज है ना, वो लड़कियों में ज़्यादा हैं, लड़कों में भी, मर्दों में भी, लेकिन वो थोड़ा बहुत डील कर लेते हैं। लेकिन औरत जो कि क्योंकि 24 घंटे उसने, ज़्यादातर औरतें घर में रहती हैं, तो उनको ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादा मेरे पास जो केस आते हैं वो लव फेलियर्स के ही आते हैं, अच्छा। लव फेल के। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वायरल होने या अल्लाह के करम के बाद मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के करम के बाद यही थी कि मैंने जिसको कहते हैं कि निचली सतह के टॉपिक्स को ना एलेबरेट किया था। आप कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे हो। एक बंदा अंदर से टूटा हुआ, उसके लिए ये चीज़ें बेकार हैं सर। बेकार है, बिल्कुल बेकार। उसको पहले उसका अंदर तो जोड़ें आप। बिल्कुल सही। तो काशिफ भाई, अब मुझे ये बताइएगा, पूरा टाइम कम रह गया है, 3-4 क्वेश्चन आपसे मैं बेसिक कर लेता हूँ। एक बंदा आपके पास आ रहा है जो डिप्रेस है, जी। जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है दोबारा अपनी टांगों में खड़ा होने के लिए, उसको आप क्या किस तरह मोटिवेट करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, एक बंदा से चला नहीं जा रहा, दिल उसका टूट चुका है, आंसू निकल रहे हैं, किस तरह खड़ा होगा? उसको तो बड़ा टाइम चाहिए। बिल्कुल, देखें टाइम गेनिंग प्रोसीजर तो है, लेकिन मेरा सबसे पहले तो यही होता है कि सबसे पहले ना हर बंदे की केस स्टडी होती है उमर भाई। जी जी। हर बंदे के टूटने की वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं, और दिमागी मसले में सबसे बड़ी बात ये है कि हर बंदे के लिए एक ही दवाई नहीं चलती। नहीं चलती। ठीक है ना, आपको ये सोचना पड़ता है कि वो बंदा टूटा कैसे है, क्या उसको दवाई की ज़रूरत है या मेरी थपकी की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैंने अपने कैरियर में सर किसी एक बंदे को भी मेडिसिन से ठीक नहीं किया। सर मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी थक जाओ ना, कभी मायूस नहीं होना, खुदा से गुफ्तगू करना, अदब की जुस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा खो भी जाता है। मुकद्दर को बुरा जानोगे तो ये सो भी जाता है। अगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो उससे राबता रखो, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कभी नाकाम नहीं होगे। सर वहाँ इंसाफ की चक्की ज़रा धीरे ही चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज़्यादा है। नीयत तुलती है पलरों में, अमल नापे नहीं जाते। सर वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं जाते। हाँ थोड़ी सी देर लगती है, मगर वो दे के रहते हैं। अच्छा काशिफ भाई, मुझे ये बताइएगा, आज आप रावलपिंडी में आए हैं और लाहौर से आए हैं, इतना आपके अंदर जोश है नौजवानों के लिए, घूम फिर के बाद नौजवानों में आ जाती है, क्योंकि आप नौजवानों में बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रगल आप किस तरह करते हैं इतनी छोटी सी एज में? मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे उस्तादों का बड़ा हाथ है। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे उस्ताद भी ऐसे मिले जो मेरे दोस्त हैं। एक ये कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं, लामा वसीम अब्बासी साहब। जी जी। तो मैं कहता हूँ कि जैसे किसी मूवी में स्टंट मैन होते हैं ना, स्टंट मैन, मूवी में आप हीरो को पसंद क्यों करते हो? मुझे लोग पसंद करते हैं, मैं बड़ी बड़ी लंबी स्पीचेस देता हूँ, बड़े मेरे रिलेशन हैं, बड़े लोग मुझे पसंद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आप किसी हीरो को पसंद करते हो ना, तो वो कार खुद नहीं चला रहा होता, वो एक स्टंटमैन चला रहा होता है। तो मेरी कामयाबी के पीछे या मेरे इन चीज़ों के पीछे मेरा सिर्फ 1% रोल होगा मेरी नज़र में। ठीक है ना, तो अच्छा जी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके ऊपर है। अच्छा काशिफ भाई एक चीज़ मुझे बताइएगा। जी जी। कहा जाता है हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, आपकी लाइफ में तो है कोई ऐसा सीन? काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन यस जी, लोग जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल जी। है। नाम तो नहीं ले सकते, जी, लेकिन जी, नहीं। सबसे बड़ी मोटिवेशन तो आपकी मदर होती है। मेरी मदर माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है वो मेरी मदर है, मेरी नज़र में। ठीक है ना, जो अगर रात को मुझे बुखार भी चढ़ा तो उन्होंने कहना पुत्र सुबह उठ जा, तू काम पे जाना है। ठीक है, सबसे बड़ी। सही। काशिफ भाई एक लास्ट क्वेश्चन है, नौजवानों को कोई पैगाम दे दें और इसके साथ ही प्रोग्राम का वाइंड अप करें। मैं नौजवानों को सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा उमर भाई, कि ख्वाब बड़े हैं, मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। काशिफ भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।